वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अरदास, विनय, विनती, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका वन स्टॉप स्टडी में। मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। आइए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। सल्तनत काल का जो समय है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक का माना जाता है। इस दौरान 1206 से 1526 के दौरान जो है 5 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश आया, इसको मामलूक वंश भी कहते हैं। इनका शासन 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा। फिर खिलजी वंश आया 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर तुगलक वंश आया 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश आया 1414 से 1451 ईस्वी तक। फिर लोधी वंश आया 1451 से 1526 ईस्वी तक। और इसके बाद से मुगल आते हैं, जो कि अगला टॉपिक है हमारा, उसे बाद में देखेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल से पहले थोड़ा सा एक बेस देख लेते हैं, हुआ क्या था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो बगदाद के खलीफा थे, उन लोगों ने पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग जगहों पे अपने आक्रमणकारी भेजना शुरू कर दिया था। 712 ईस्वी में हमारे देश में मोहम्मद बिन कासिम आया और उसने दाहिर से लड़ाई करके हमारे देश में सबसे पहली बार इस्लामी आक्रांताओं को जीत दिलाई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारे आक्रांता आते रहे और हमारे देश में लूटपाट करते रहे। लूटपाट के साथ साथ इन्होंने इस्लाम का प्रचार भी किया। उन्हीं आक्रांताओं में से एक आक्रांता जो था मोहम्मद गोरी था। गोरी का एक गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गोरी लगातार जो है आया, कई बार उसने आक्रमण किया, एक दो बार कुछ हारा भी। जैसा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि मूलराज प्रथम थे, उन्होंने गोरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान से भी गोरी हारा था, पर पृथ्वीराज चौहान को फिर बाद में गोरी ने हरा दिया जयचंद की सहायता से। फिर जयचंद को भी उसने हराया। और इस दौरान गोरी जब हराता रहा हमारे देश के राजाओं को, उन राजाओं को हरा के गोरी ने उनके राज्य पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। पूरे राज्य पे कब्जा कर लिया। तो बहुत सारा एरिया, हमारे देश का बहुत सारा एरिया जो है गोरी के कब्जे में आ गया था। अब उन्हीं लड़ाइयों के दौरान 1193 में क्या होता है, गोरी का एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। वो क्या करता है, मेरठ और दिल्ली वाला एरिया जीतता है और दिल्ली को गोरी की सल्तनत की राजधानी बना दिया जाता है। मतलब गोरी ने जितने एरिया जीते थे उन सबकी राजधानी जो है दिल्ली बना दी जाती है। दिल्ली में हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ता है और उनके अवशेषों पर कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाता है। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बस ये बात ध्यान रखने की है, कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय तक, जब उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, उस समय तक सुल्तान नहीं बना था। उसने ये सब काम गोरी का गुलाम रहते हुए किए थे। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और कहाँ पे बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। 1194 में ऐबक ने अजमेर जीत लिया। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि अजमेर जो है पृथ्वीराज चौहान का एरिया था। उनको जब गोरी ने हराया था तो गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के बेटे को वहाँ पे अपनी अधीनता में राजा बना के छोड़ दिया था। 1194 में ऐबक क्या करता है, अजमेर को जीत लेता है और 1196 में वहाँ पे जो संस्कृत मठ था उसे तोड़ता है और वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाता है। ये बात हम याद रखेंगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है वो अजमेर में है। एक संस्कृत मठ तोड़ के बनाई गई है, ऐबक ने बनवाई है। और ये मस्जिद भी उसने अपने सुल्तान बनने से पहले बनवा दी थी। फिर 1206 में गोरी की मृत्यु हो जाती है और तब ऐबक जो है गुलाम वंश की नींव रखता है। तब वो सुल्तान बनता है या राजा बनता है और यहां से शुरू होता है गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चलता है। एक बार इसके राजाओं की लिस्ट देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से राजा होते हैं। शासक जो है गुलाम वंश के, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक होता है, 1206 से लेकर 1210 तक राज्य करता है। फिर आराम शाह आता है, ये 1210 से 1211 तक राज्य करता है। फिर इल्तुतमिश आता है 1211 से 1236 तक। फिर रुकनुद्दीन फिरोज आता है, ये 1236 में ही बस राज्य करता है। इसके बाद आती हैं रजिया बेगम 1236 से लेकर 1240 तक। मुइजुद्दीन बहराम शाह फिर आते हैं, ये 1242 से लेकर 1246 तक राज्य करते हैं। फिर नसीरुद्दीन महमूद आते हैं, ये 1246 से लेकर 1266 तक। फिर गियासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 तक। फिर कैकुबाद और उसके बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स, ये लोग 1287 से लेकर 1290 तक दोनों लोग राज करते हैं और यहाँ पे गुलाम वंश खत्म हो जाता है। इन सबको हम लोग इसी क्रम में याद रखेंगे, कभी कभार क्रम में लगाने को पूछ लिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक राज्य करता है ये। इसको एक काजी थे, अजीज कुकी नाम था, उन्होंने इसको दास के रूप में खरीदा था।
फिर गजनी नाम का शहर है, उस शहर में गोरी ने इसको खरीद लिया। गोरी ने इसको अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत किया। अमीर आखुर का जो पद है वो बेसिकली अश्वशाला यानी घोड़ों का प्रधान, घोड़ों की देखरेख करने वाला, उसमें जो है हेड उसका पद होता था। यह भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। इसका राज्याभिषेक जून 1206 में हुआ था। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। 1208 में गोरी के भतीजे गियासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दासता से मुक्त कर दिया था। तो हम इसमें दो चीजें याद रखेंगे, एक तो ये कि गोरी का भतीजा कौन था, गियासुद्दीन महमूद था, और इसने 1208 में, कौन सी ईयर में, 1208 में ऐबक को दासता से मुक्त कर दिया, मतलब उसको उसकी गुलामी से मुक्त कर दिया। और गियासुद्दीन महमूद ने इसको सुल्तान की उपाधि भी दी थी, लेकिन इसने ली नहीं, कभी धारण नहीं की वो उपाधि। ऐबक ने मलिक व सिपह सालार की उपाधियों से शासन प्रारंभ किया तथा सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। मतलब इसने बस ये दो उपाधियां ली, मलिक और सिपह सालार की उपाधियां ली, सुल्तान की उपाधि नहीं ली। ये बात हम लोग याद रखेंगे। गियासुद्दीन ने सुल्तान की उपाधि दी तो थी, परंतु इसने धारण नहीं किया। इसने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही सिक्के चलवाए। मतलब ऐबक जो है बेसिकली सुल्तानों वाले कोई काम नहीं किया, बस उसने राज्य किया। बाकी सुल्तान जो है अपने नाम के सिक्के चलवाते थे, या इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि गुप्त काल के राजा जो थे, मौर्य काल के राजा जो थे, सब लोग सिक्के चलवाते थे, लेकिन इसने अपने नाम के कोई भी सिक्के नहीं चलवाए थे और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। इसको कुरान ख्वां और लाख बख्श भी कहा जाता है। कुरान ख्वां क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही सुरीले स्वरों में कुरान का पाठ करता था, और लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला था। बख्तियार खिलजी इसका एक सेनापति था। बख्तियार खिलजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। वो इसका सेनापति था, उसका नाम बख्तियार खिलजी था। आज भी वहाँ पे बख्तियारपुर नाम का एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का नाम उधर बख्तियारपुर है। पता नहीं क्यों है, मतलब एक आक्रांता था, उसके नाम पे स्टेशन का नाम क्यों रखा है, पर है उधर एक स्टेशन। ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसको इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। ऐबक ने निर्माण शुरू तो करवाया, पर पूर्ण हो उससे पहले मर गया, तो इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण करवाया था। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, ये एक सूफी संत थे उस समय, उनके नाम पे इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। तो बेसिकली कुतुब मीनार का नाम जो है, अगर कभी पूछा जाए किसके नाम पे रखा गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है, यह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया है। और कभी ये पूछा जाए कि किसने पूर्ण करवाया था, तो इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर यह मारा गया और लाहौर में इसे दफना दिया गया था। चौगान खेल रहा था, चौगान एक पोलो जैसा खेल होता है, 1210 में उस दौरान घोड़े से गिर के मारा गया था ये, और इसको लाहौर में ही दफना दिया गया। इसका उत्तराधिकारी जो है आराम शाह हुआ, जो केवल 8 महीने तक शासन कर पाया। आराम शाह जो था इसका उत्तराधिकारी था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राजा बना वो आराम शाह बना, लेकिन केवल 8 महीने शासन किया। आराम शाह को ऐबक का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश ने मार डाला। यही ऊपर जो हमने देखा, इल्तुतमिश जो कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाएगा, उसी ने आराम शाह को मार दिया था। वो ऐबक का गुलाम था। ये इल्तुतमिश जो था ऐबक का गुलाम था, और ऐबक ने अपनी बेटी की शादी भी इससे कर रखी थी। तो बेसिकली गुलाम और दामाद दोनों था। इसने ऐबक के बेटे को मार डाला और खुद राजा बन गया। अब आता है इल्तुतमिश, 1211 से लेकर 1236 तक राज्य करता है। इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ऐबक जो था वो गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का गुलाम था, तो इसीलिए इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं। ऐबक ने इसको अनिलवाड़ युद्ध 1195 के दौरान खरीदा था। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा, जब हम राजपूत काल पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अनिलवाड़ में जो सोलंकी थे, सोलंकी राजपूत जो थे, उन लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में हरा के गुजरात को अपने उसमें गुजरात को जो है जीत लिया था। तो 1195 में उसने जीता था अनिलवाड़ युद्ध। उसी दौरान जो है ऐबक ने इसको खरीदा था। किसको? इल्तुतमिश को खरीदा था। इल्तुतमिश जो था वो शमशी वंश का इल्बरी तुर्क था, और इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चूंकि ऐबक जो था उसने लाहौर में ही अपनी राजधानी रखी, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला जो है इल्तुतमिश था। तो ये क्वेश्चन हम लोग याद रखेंगे कि दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। 1206 में खोखरों के विद्रोह के समय असाधारण योग्यता के कारण गोरी ने इसको दासता से मुक्त कर दिया था। 1206 में खोखरों ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध विद्रोह किया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए ऐबक
और इल्तुतमिश भी गए थे। तो उस दौरान जो है बहुत ही असाधारण योग्यता से इसने लड़ाई करी थी, तो उस वजह से गोरी ने इसको दासता से मुक्त कर दिया था। इसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन याल्दोज को तराइन के तीसरे युद्ध में जो कि 1215 से 1216 तक चला था उसमें मार डाला, और साथ में नसीरुद्दीन कुबाचा को भी इसने मार दिया था। अब ये जो याल्दोज और कुबाचा ये दोनों जो हैं ये दोनों ऐबक से जुड़े हुए थे। याल्दोज जो था वो ऐबक का ससुर था। याल्दोज ने अपनी बेटी की शादी ऐबक से की हुई थी और कुबाचा जो था वो ऐबक का बहनोई था। तो इन दोनों को जो है इल्तुतमिश ने मार डाला तराइन के तीसरे युद्ध में। तो इसमें दो बातें हमें पता चलती है। एक तो ये कि तराइन का तीसरा युद्ध जो है वो कब हुआ था, 1215-16 में हुआ था, और किसके बीच हुआ था, याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने 1212 में कलिंजर जीता, 1226 में रणथंबोर जीता और 1227 में मंदसौर जीता था। 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान आजम की उपाधि मिली इसको। बेसिकली 1229 में इसको बगदाद के जो खलीफा थे, जो मुस्लिम आक्रांताओं को भेजा करते थे गजवा हिंद करने के लिए, उसने सुल्तान आजम की उपाधि दे दी इल्तुतमिश को, और इस तरह से इल्तुतमिश को राज्य करने की वैधानिक स्वीकृति मिल गई। उस समय बगदाद का खलीफा ही दुनिया के सभी मुसलमानों का जो है करता धरता हुआ करता था, उसी के आदेश पे सारे मुसलमान काम किया करते थे। तो 1229 में उसने इसको सुल्तान आजम की उपाधि दे दी, और एक तरह से कहा जाए कि वैधानिक स्वीकृति एक तरह से इसको मिल गई थी राज्य करने की। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान ऐसा था जिसको बगदाद के खलीफा ने सुल्तान की उपाधि दी थी, तो वो था इल्तुतमिश। और ईयर भी हम लोग याद रखेंगे कि कौन से ईयर में ये काम हुआ था। जब ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय इल्तुतमिश जो है ये बदायूं का इक्तेदार था, इक्तेदार यानी सूबेदार था उधर का। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी, जिसे चालीसा कहा करते थे, इस संगठन की स्थापना की थी। ये बेसिकली 40 गुलाम सरदारों का एक ग्रुप था जिसके अंदर 40 गुलाम सरदार थे। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता कि तुर्कान चहलगामी या चालीसा का संगठन या गठन जो है किसने किया था, तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश ने किया था। इसी के समय मंगोल नेता चंगेज खान, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, चंगेज खान बहुत ही खतरनाक लड़ाका था एक। ये जहां भी जाता था लूट मार करता था और उधर जो है सभी मर्दों को मार डालता था। चंगेज खान जो है इल्तुतमिश के समय में ख्वारिज्म के मंगबरनी नाम के राजा जो थे उनका पीछा करते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया। तो इल्तुतमिश ने मंगबरनी की सहायता नहीं की और मंगोल आक्रमण से बचा रहा। अगर मंगबरनी की सहायता कर देता इल्तुतमिश तो चंगेज खान भारत पे आक्रमण कर देता, लेकिन इल्तुतमिश ने सहायता नहीं की, मंगबरनी को अपने राज्य से निकाल दिया और इस वजह से चंगेज खान ने इसके ऊपर आक्रमण नहीं किया। इक्ता प्रथा की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। अगर कभी पूछा जाए कि इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी, तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इल्तुतमिश ने 1226 में बंगाल जीता और उसे दिल्ली सल्तनत का एक इक्ता यानी सूबा बना लिया था। बंगाल को 1226 में जीतकर इसने दिल्ली सल्तनत का एक सूबा बना लिया। 1226 में रणथंबोर जीता और मंदसौर पर भी अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए थे। इसने अरबी सिक्के चलाए, चांदी का जो टका चलाया और सोने का जीतल चलाया। दोनों नाम हम लोग याद रखेंगे, टका और जीतल दोनों याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं। चांदी का जो था उसे टका कहते थे और सोने का सिक्का जो था उसे जीतल कहते थे। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है इसे। मकबरा निर्माण शैली इसी ने प्रारंभ की थी। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, जो हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और पूरा जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। इसने बदायूं में हौजे खास, शमसी ईदगाह जिसे कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। इसने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। इसका मकबरा दिल्ली में है, ये भी बात याद रखेंगे हम लोग। मिनाजुस सिराज नाम का एक लेखक था, वो इसी का दरबारी लेखक था। 1236 में बमियान के विरुद्ध अभियान में ये बीमार पड़ गया और उसी बीमारी में अप्रैल 1236 में ये मर गया। इसकी मौत के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी मां शाह तुर्कान के सहयोग से गद्दी पर बैठा। शाह तुर्कान जो थी वो बहुत ही अत्याचारी महिला थी, तो जनसमूह ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सुल्तान बना दिया। रजिया जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया को सुल्तान बनाया गया बस इस वजह से क्योंकि इल्तुतमिश की जो बीवी थी शाह तुर्कान बहुत ही अत्याचारी थी और उसने रुकनुद्दीन को अपने कंट्रोल में करके शासन करना शुरू कर दिया था। तो उसके अत्याचारों से परेशान होकर लोगों ने रुकनुद्दीन को शासन से हटा दिया और रजिया को सुल्तान बनाया। रजिया का शासन जो है 1236 से लेकर 1240 तक चलता है।
ये प्रथम महिला शासिका थी। प्रथम मुस्लिम या तुर्क महिला सुल्तान रजिया थी और दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान जो थी वो रजिया थी। ये तीनों क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं तो हम लोग ध्यान रखेंगे। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया और पुरुषों की तरह वस्त्र धारण किया और शासन का कार्य स्वयं संभाला। पुरुषों के समान जो वस्त्र धारण किए थे उसने कुबा और कुलाह धारण की थी। कुबा मतलब कोट, कुलाह मीन्स टोपी। तबकाते नाशीरी का जो लेखक मिन्हाज सिराज है उसके अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन शासन किया था। मिन्हाज सिराज के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 6 माह 6 दिन का शासन किया है। इसने निजामुल मुल्क जुनैदी को वजीर के पद से हटा दिया था। ये याद रखेंगे हम लोग, ये पूछा जा सकता है कि निजामुल मुल्क जुनैदी को वजीर के पद से किसने हटाया था। तुर्की वर्चस्व को तोड़ने के लिए, चूंकि उस समय दिल्ली सल्तनत में तुर्की वर्चस्व था, सारे सुल्तान जो ये आ रहे हैं सब तुर्की के ही थे। तुर्की वर्चस्व को तोड़ने के लिए हबशी सरदार मलिक याकूत को आमीर याकूर का पद दिया। आमीर याकूर का पद इससे पहले भी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। तो इसने जो है मलिक याकूत को आमीर याकूर का पद दे दिया था, जो कि एक हबशी सरदार था। ये स्टेप उसने इसलिए लिया था ताकि तुर्की वर्चस्व को तोड़ा जा सके। एतगीन नाम के बंदे को बदायूं का इक्तादार बना दिया और अल्तुनिया को तबर हिंद यानी भटिंडा का इक्तादार नियुक्त किया। मतलब एतगीन को बदायूं का और अल्तुनिया को तबर हिंद का इक्तादार नियुक्त किया था। लेकिन अल्तुनिया क्या करता है, 1240 में, यहाँ पे 12 रहेगा, प्लीज उसे चेंज कर लीजिएगा, 1240 में विद्रोह कर देता है और विद्रोह को दबाने के लिए रजिया उससे शादी कर लेती है, लेकिन असफल रहती है। 1240 में ही कैथल के पास कुछ डाकू इसकी हत्या कर देते हैं। रजिया की हत्या कर दी जाती है 1240 में ही डाकुओं के द्वारा। रजिया के बाद जो है मुइजुद्दीन बहराम शाह सुल्तान बनता है 1240 में, और बहराम शाह के समय में ही एक नया पद सृजित होता है, नया पद बनाया जाता है जिसका नाम होता है नायब मुमलिकात। मतलब ये बेसिकली वजीर का पद होता है और राजा से हट के सारी शक्तियां वजीर के पास चली जाती हैं। नायब मुमलिकात बेसिकली वास्तविक शासक जो है नायब मुमलिकात हो जाता है। 1242 में क्या होता है, पंजाब पर मंगोल आक्रमण होता है, जो कि मुइजुद्दीन बहराम शाह जो होता है उस आक्रमण को रोकने में नाकाम रहता है और उसी समय बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। बहराम शाह की हत्या के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह जो है सुल्तान बनता है और इसके समय समस्त शक्तियां नायब के पास रहती हैं। जो ऊपर वजीर का पद बना था, नायब मुमलिकात जो पद बना था, उसी के पास सारी शक्तियां रहती हैं। फिर 1246 में बलबन जो है वो मसूद शाह को अपने पद से हटा देता है, सुल्तान के पद से हटा देता है और नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना देता है। नासिरुद्दीन महमूद जो है अगला शासक बनता है। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266 तक राज्य करता है। तो नासिरुद्दीन महमूद जो है बेसिकली 16 वर्ष की उम्र में सुल्तान बना था और इसके सुल्तान बनते ही राज्य शक्ति का संघर्ष खत्म हो जाता है। ये राज्य शक्ति का एक संघर्ष चल रहा होता है। बेसिकली इल्तुतमिश के मरने के बाद से कोई स्टेबल सुल्तान तो बन नहीं पाता। रजिया सुल्तान बनती है, लेकिन जो तुर्की सरदार होते हैं, जो तुर्की अधिकारी होते हैं बेसिकली राज्य के, वो लोग रजिया को सुल्तान नहीं देखना चाहते, क्योंकि रजिया महिला होती है, वो एक महिला के अंडर में काम नहीं करना चाहते और इसीलिए वहाँ पे शक्ति के लिए हमेशा संघर्ष लगा रहता है। तो जो दिल्ली का सुल्तान होता है और तुर्की सरदार जो होते हैं, जो उसके अंडर में काम करने वाले सरदार होते हैं, उन दोनों के बीच में एक संघर्ष चल रहा होता है जो कि शक्ति के लिए होता है। राज्य की शक्ति किसके पास रहेगी, वो समाप्त हो जाता है। कब समाप्त हो जाता है, जब नसीरुद्दीन महमूद को बलबन सुल्तान बना देता है। 1249 में बलबन अपनी बेटी की शादी कर देता है नसीरुद्दीन महमूद से, और नसीर क्या करता है, नसीर बलबन को 1249 में ही उलुग खान की उपाधि देता है और नायब मामलिकात का पद भी बलबन को दे देता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि सारी शक्तियां जो है वो बलबन के हाथ में चली जाती हैं। बलबन इसका वजीर बन जाता है और एक तरह से वजीर बन के दिल्ली पे राज करना शुरू कर देता है। कहा जाता है कि यह सीधा साधा था, नासिर जो था यह सीधा साधा इंसान था और टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। तो बेसिकली अपनी जीविका के लिए ये राज्य से पैसे ना लेके, अपनी सल्तनत से पैसे ना लेके टोपी सिलकर अपनी जीविका चलाता था। मिन्हाज सिराज जो लेखक, तब से हम इसका नाम पढ़ रहे हैं, इसकी पुस्तक तबकाते नासिरी जो है इसी को समर्पित है, नासिरुद्दीन को ही ये समर्पित है। 1266 में इसकी मृत्यु हो जाती है और बलबन उसके बाद खुद को सुल्तान घोषित कर देता है। अब देखते हैं गियासुद्दीन बलबन के बारे में, जो कि अगला सुल्तान बनता है। 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक इसका राज्य चलता है। कुछ जगहों पे 1287 भी दिया हुआ है। बलबन भी इल्बरी तुर्क था। ये इल्तुतमिश का गुलाम था।
और चालीसा का सदस्य था। जो हमने पढ़ा इल्तुतमिश के समय में, जो इल्तुतमिश ने बनाया हुआ था तुर्कान चहलगामी, उसका सदस्य था। वो 40 गुलाम सरदारों में से एक गुलाम बलबन भी था। इसने 20 वर्ष तक वजीर और 22 वर्ष तक सुल्तान की हैसियत से शासन किया था। ये जो है 20 वर्ष तक वजीर रहा, जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा, और 22 वर्ष तक ये आगे राज्य भी करता है। 1266 से लेकर 1286-87 तक ये राज्य करता है। इसने तुर्कान चहलगामी का विनाश कर दिया। जो ग्रुप इल्तुतमिश ने बनाया था उस पूरे ग्रुप को इसने नष्ट कर दिया। रजिया के समय यह अमीर शिकार के पद पर था। बहराम शाह के समय अमीर आखूर, अश्वशाला का प्रधान जिसे कहते थे, उस पद पर आ गया। इसने राजत्व का सिद्धांत स्थापित किया। इसके अनुसार सुल्तान का जो पद होता है वो ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया होता है, यानी नियामत खुदाई होता है। भगवान के द्वारा दी गई एक भेंट होती है सुल्तान की पद जो होती है, और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इसने सिजदा और पैबोश नामक ईरानी परंपराएं प्रारंभ कराई। सिजदा में क्या करना होता था, भूमि पर दंडवत लेट जाना होता था और राजा का अभिवादन करना होता था। तथा पैबोश प्रथा में क्या करना होता था, पैबोश प्रथा में सुल्तान का पैर चूमना होता था। ये सिजदा और पैबोश की प्रथा किसने शुरू करवाई, ये हम लोग याद रखेंगे, और इसका मतलब क्या होता है ये भी हम लोग याद रखेंगे। पैबोश में सुल्तान के पैर चूमना और सिजदा में भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। आगे बढ़ते हैं। ये मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए इसने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे कि दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी और क्यों की थी। इसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया, ये भी याद रखेंगे। रक्त और लौह की नीति का पालन किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बलबन के अनुसार सुल्तान जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही होता है, यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। इसने ईरानी त्योहार नौरोज प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे कि ईरानी त्योहार नौरोज किसने प्रारंभ किया था, ये जो है बलबन ने प्रारंभ किया था। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र, उसका जो पौत्र था, उसके बेटे का बेटा जो था कैकूबाद, वो सुल्तान बना, लेकिन वो लकवे से मर गया। लकवा मार गया उसको और उसकी मौत हो जाती है। कैकूबाद के बाद उसका बेटा क्यूमर्स सुल्तान बनता है। इसको 1290 में जलालुद्दीन खिलजी मार डालता है। जो क्यूमर्स होता है, शमसुद्दीन क्यूमर्स नाम था इसका पूरा, इसको जो है 1290 में जलालुद्दीन खिलजी मार डालता है, और इस तरह से 1290 में तुर्की अधिपत्य समाप्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तुर्की अधिपत्य दिल्ली सल्तनत से कब समाप्त हुआ था, 1290 में समाप्त हुआ था। किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, जिसको आरिजी मुमालिक का पद मिला हुआ था। और जलालुद्दीन खिलजी जो है वो क्यूमर्स को मार के खिलजी वंश की नींव डालता है। खिलजी वंश के बारे में अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यूपी के सभी एग्जाम्स की पूरी तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।